हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम जीडीपी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि लास्ट हमारा लेक्चर जीडीपी पे ही था, तो थोड़ा सा ही कंटिन्यू करना पड़ेगा जीडीपी, क्योंकि वो फिनिश ही होने वाला है। और इफ अगर आपको ये सेशन लाइव अटेंड करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आपको सी सेट का लाइव बैच अटेंड करना हो, चाहे इकोनॉमिक्स का, आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं वो आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। देखिए, कल हम लास्ट में क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड एक्सपेंडिचर की इनकम मेथड में हम क्या क्या करेंगे, इनकम मेथड से हम कैसे निकालते हैं। अगर जीडीपी निकालना हो तो जो कोई भी इस लेक्चर में एकदम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि कल वाला लेक्चर जरूर एक बार देखें। कि अगर इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो मैंने बताया कि इसमें कैसे एम्प्लॉय का कंपेंसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ओएस करके। ओएस करके ये कुछ नहीं है, इसके अंदर काउंट होती हैं कई सारी चीजें कि पर्सन की वेजेस कितने हैं, सैलरीज कितने हैं, इनकम कितनी है रेंटल सोर्सेज से, प्रॉफिट कितना हो रहा है, और मिक्स्ड इनकम कितनी है। मतलब कुल मिला के ये जो आपको ओएस दे रखा है, इस ओएस के अंदर में चार चीजें काउंट होती हैं। चार चीजें काउंट कैसे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, बता देता हूँ। डब्लू प्लस आर प्लस पी प्लस आई। इस डब्लू का मतलब क्या है कि एक पर्सन के वेजेस कितने हैं, आर यानी कि रेंट कितना है, मतलब रेंट इतना सेंस कि रेंटल सोर्सेज से उसकी इनकम कितनी हो रही है एक पर्सन की। पी से यानी कि प्रॉफिट कितना है, प्लस आई से यानी कि मिक्स्ड इनकम, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से कितनी हो रही है। तो यानी कि अगर हमें देखना हो इनकम मेथड से, तो एम्प्लॉय का कंपेंसेशन प्लस ओएस, लेकिन इस ओएस क्या है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि इसके अंदर में ये सारी अमाउंट कैलकुलेट करके जो भी आएगा, प्लस नेट इनकम कितनी हो रही है टोटल ओवरऑल, नेट फैक्टर इनकम, यानी कि जो कि अप्रोड से हो रही है बाहर से। तो इससे हम इनकम मेथड के थ्रू जीडीपी निकाल लेते हैं। बट हाँ, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, ये बस सिंपल ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या इसमें क्या कैलकुलेट होता है, मतलब आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या कैलकुलेट होता है, क्वेश्चन तो नहीं देगा। एक्सपेंडिचर मेथड हमने करा ही था, जीडीपी इक्वल टू क्या, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस ट्रेड बैलेंस, यानी कि वही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना हुआ है। ये सारी चीजें कल ही मैंने एकदम डिस्क्राइब कर दिया था अच्छे तरीके से। एक बार आप कल वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, एक अगर किसी को लगता है तो। आउटपुट मेथड, यानी कि आपका आउटपुट कितना आ रहा है। तो आउटपुट से हम जीडीपी कैसे निकालते हैं, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। पहले तो आपको जीएनपी निकालना पड़ेगा, चलो जीएनपी भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि जीएनपी कैसे निकालेंगे। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अभी हमने देखा था जीडीपी, ठीक। ये है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी को निकालेंगे, निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल ये बता रहा हूँ कि जीएनपी माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कितना खर्चा आया है, माइनस डेप्रिसिएशन। एक तरीके से इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि और आसानी से आपको समझ आए। फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूले उर्मूले पे आपको कोई क्वेश्चन वोश्चन सोल्व करके नहीं दे रहा है, ठीक। कि आप क्वेश्चन सोल्व करें, जीएनपी, ठीक, जीएनपी माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस डेप्रिसिएशन, डीईपी लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन को, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि ये है कि आप अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड के बेसिस पे, प्रोडक्शन यानी कि आपकी कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है, तो यानी कि आपका टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट कितना बना है, एक तरीके से जीएनपी माइनस आपका पैसा कितना खर्च हुआ है उसको बनाने में, एक तरीके से कंपनी को बनाने के लिए, एक, ठीक, माइनस आपका जो नुकसान हुआ दस है एक खाओ तरीके तुम से 15 खाओ तुम डेप्रिसिएशन 1000 जो खाओ, हुआ, हमसे क्या मतलब वो माइनस भाई। करेंगे। अरे, उसकी आवाज आ गई है। अच्छा चलो ठीक है। वैशाली जी माइक, चलो मैं कर देता हूँ।
अच्छा, माइक ऑलरेडी म्यूट है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जितने भी उसने वो इनडायरेक्ट टैक्स दिए हैं, तो उसके बेसिस पे हम जीडीपी एट प्रोडक्शन मेथड निकाल देते हैं। जीएनपी कैसे निकलता है वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन जीएनपी में से माइनस करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कितना किस कंपनी का प्रोडक्शन है उस बेसिस पे हम इसको निकाल लेते हैं, कि अगर हमें निकालना हो तो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यू स्टार्ट करते हैं, क्या जीडीपी में आ गए, कि इफ अगर हम देखा जाए तो अभी हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। अब आज आपको कट रही होगी आई थिंक। अभी मेरी आवाज आ रही है? ठीक। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कल मान लीजिए कि कोई एक ए पर्सन है, उसने 2023 में कोई एक चॉकलेट खरीदा जिसका एक प्राइस था कितना, 100 रुपीज। अब किसी एक पर्सन ने वही चॉकलेट 2024 में खरीदी और उसका जो प्राइस था वो था 150। लेकिन ए कोई एक बी पर्सन है, उसने 2023 में चॉकलेट ही नहीं खरीदी, उसने खरीदी सीधा डायरेक्ट 2024 में कितने रुपए की, 150 की। ए वाले पर्सन को ये पता है कि भाई वो पिछले साल चॉकलेट 100 रुपीज की थी, आज वो 150 की है, तो यानी कि 50 रुपीज का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक। लेकिन बी पर्सन को नहीं पता है इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, उसने देखा कि 150 की मिल रही है, तो उसने वही सोचा कि हाँ भाई ये 150 की ही मिलती होगी। लेकिन इस ए पर्सन को पता है कि भाई साहब इंक्रीमेंट हुआ है कुछ ना कुछ, यानी कि मार्केट में चेंजेस आए, फ्लक्चुएशन आया है। यानी कि उसने पता कैसे करा कि मार्केट में फ्लक्चुएशन आया, क्योंकि उसने एक बेस ईयर था उसके पास। बेस ईयर कैसे था, कि सर जी 2023 है, 2023 में भी उसने चॉकलेट खरीदी थी ना, तो इसलिए उसको वो पता है, तो उसने उसको ध्यान में रखते हुए देखा कि इस साल कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़े हैं, तो उसके कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़े, 50 रुपीज। तो यानी कि ये उसके लिए एक ऐसा बेस ईयर काम कर रहा था, लेकिन इस वाले पर्सन को पता ही नहीं कि भाई इसमें इंक्रीमेंट हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, कुछ नहीं पता, लेकिन इस पर्सन को पता है। तो सेम ऐसा हमारे जीडीपी में होता है। जीडीपी में हम क्या करते हैं, बेस ईयर लेके चलते हैं। जीडीपी में बेस ईयर पहले जो चलता था वो चलता था 2006, 2000 वो सॉरी 2004 और 5 को मानते थे। लेकिन ये जो बेस ईयर है इसको चेंज कर दिया। मतलब क्यों चेंज करा, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है 2004 और 5 के कंपैरिजन में जो आज का जो मार्केट सिनेरियो है वो काफी डिफरेंट है। ठीक। तो अभी का अगर देखें तो जो हम बेस ईयर लेते हैं वो 2011 12 लेते हैं, ताकि इसके कंपैरिजन में हमें पता चलता रहे कि उस टाइम पे एक परचेसिंग पावर कितनी थी एक व्यक्ति की, आज कितनी है। ठीक, और जिससे कि हम अपनी आगे की जितनी भी पॉलिसी हैं या जितना भी कुछ सरकार कर रही है उसको लेके चल सके, है कि नहीं। मैंने आपको बताया ना जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पर कैपिटा, परचेसिंग पावर। अब इससे क्या है कि अगर मैं इस वाले इसमें जाऊंगा और इसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बनाते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाती है, तो इस टाइम पे मार्केट सिनेरियो अलग था, लेकिन इस टाइम पे मार्केट सिनेरियो अलग हो चुका है। हालांकि इसको भी बात हो रही है कि इसको भी चेंज कर देते हैं, अब वो चलो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये वाला करते हैं, इसको नहीं लेते हैं। इसको क्यों लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया भाई, मार्केट सिनेरियो डिपेंड करता है ना, कि आपका कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा ना, तभी आप एक अच्छी तरीके से पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे कि हाँ आपको किन किन चीजों पे आगे जाके फोकस देने की जरूरत है, लोगों के मतलब एक बेटर इनकम सोर्सेस वगैरह करने के लिए। ठीक। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ कि जो एक ओल्ड सिस्टम चलता था और जो एक थोड़ा सा जीडीपी में न्यू एक एस्टिमेशन सिस्टम आया है। ठीक। या जिस टाइम पे हम आईआईपी करें उस टाइम पे करें, देखो एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री या प्रोडक्शन करके होता है जिसको यूज करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखने में। ठीक। चलो मैं बता ही देता हूँ यहीं पे, इस तरीके से आप अपने अगर नोट्स वोट्स बनाओ तो उसमें देख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये ओल्ड सिस्टम, ये एक न्यू सिस्टम, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, ओल्ड और न्यू। डब्लू नहीं बन पा रहा ये। भाई बन जाओ यार, हाँ ठीक है, न्यू सिस्टम। देखो ओल्ड वाले में क्या हो रहा था,
ओल्ड वाले में क्या हो रहा था कि आईआईपी एक निकलता था, आईआईपी, इसका फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये यूज करा जाता था मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, एमटी, यानी कि एम से मैन्युफैक्चरिंग, टी से ट्रेडिंग एक्टिविटीज को देखने के लिए। इसके अंदर दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ आपको वॉल्यूम चेंज बताता था कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, यानी कि ये आपको वैल्यू नहीं बताता था, ये सिर्फ क्वांटिटी बता देता था, यानी कि ये सिर्फ वॉल्यूम बताता था कि कितना चेंज हुआ है किसी एक प्रोडक्ट का। ठीक, लेकिन ये क्या नहीं बता पाता था, ये वैल्यू नहीं बता पाता था, और जिसकी वजह से इसको हटाने की जरूरत भी पड़ेगी, तो ये वैल्यू नहीं बता पाता था। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं कि जो एक आइडिया है किसका, जीवीए का, ये यूज करा जा रहा है, यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिड, जीवीए। ठीक, ग्रोस वैल्यू एडेड, यानी कि कौन कितना ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एडिशन हो रहा है किसी एक प्रोडक्ट का। तो एक मोर रिसेंटली टेक्निक है जो कि मेजर करती है वैल्यू को, कि यानी कि एक एक चीज बताइए कि आज कोई एक कंपनी 10 बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है, कल को वो 100 बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है, कल को और वो 1000 करने लगे, तो इससे आपको एक वैल्यू एडिशन पता चल रहा है कि Yeah. इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा वही। है। ओके, तो यानी कि एक जीवीए Oh! आपको वैल्यू को बताता है। Oh! प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, फोन है जिनका भी माइक ऑन है। Oh! ठीक, तो ये एक ग्रोस वैल्यू एडिशन दिखा रहा है ना कि वैल्यू का कितना एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में प्रोडक्शन वाइज। ठीक, आज 10 बिस्किट्स हैं, 10 बिस्किट अगर 5 रुपए, 5 रुपीज पर बिस्किट मानेंगे तो ये 50 रुपीज का एडिशन हुआ, यानी कि 50 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन वहीं अगर 100 करेंगे तो यानी कि 5 इंटू 500, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5,000 रुपीज का एडिशन हुआ। तो इससे यानी कि आपको वैल्यू पता चल रही है, यहाँ पे वैल्यू नहीं पता चलती थी। ग्रोस वैल्यू एडिड इसका मतलब भी वही है। ठीक, नेक्स्ट, मैं सीधी लाइन ही खींच दूंगा, मैं सिंपल आपको सिस्टम का कंपैरिजन कर देता हूँ। अब ओल्ड और न्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पीछे चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट ये डिफरेंस है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, वो जो डाटा होता था उसका सब्सिक्वेंटली अपडेटिंग यूजिंग एएसआई डाटा, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एएसआई ओनली इंक्लूडेड कंपनीज दैट हैड रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि आईआईपी के अंदर में, आईआईपी क्या, यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह जो था, ये डाटा किसका यूज करता था, डाटा यूज करता था ये एएसआई का, एएसआई का ये डाटा यूज करता था। एएसआई यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का जो सर्वे होता है। अब ये इनका डाटा यूज करता था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कंपनी वो आती थी जो कि कंपनी रजिस्टर्ड है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है किसके अंदर में, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर में। अब सारी कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर में, और जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है वो इसके अंदर काउंट ही नहीं हो रही है कि नहीं। तो ये इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज हो जाती थी। अब क्या हुआ न्यू सिस्टम वाले में, कि जो एक डाटा था जो कि एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स थी, उसने एक ई गवर्नेंस स्कीम चालू करी जो कि स्टार्ट हुई 2006 में। 2006 में ई गवर्नेंस करके स्कीम चालू करी, यानी कि वही की सारी चीजें अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए। ठीक, जो कि ये मतलब इसने ये एक इजी कर दिया कि जो बिजनेसेस हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अपना फाइल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट। आजकल तो आपको पता है ना, ये सारी चीजें डिजिटल हो गया है। अब इसमें क्या है कि चाहे आप रजिस्टर्ड है नहीं है, लेकिन आपके पास डाटा तो जरूर आ रहा है। और वैसे भी आजकल आपका जीएसटी वगैरह आ गया है, तो उसमें तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य ही है, if अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हुए तो उससे भी चीजें काफी इजी हो जाती हैं, लोग पता चल जाता है। ठीक, चलिए ठीक है। अब और क्या डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है कि जो फार्म प्रोडक्ट होते थे उनको यूज करा जाता था एक एग्रीकल्चरल इनकम में। फार्म प्रोडक्ट को एक एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट करा जाता था। प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर, एआई लिख दिया मैंने, एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ये। लेकिन अभी जो इन सारी चीजों का स्कोप है वो एक्सपेंड कर दिया गया है। अगर हम कोई भी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट करने के लिए वैल्यू, इनका जो, इनको इनको एक्सपेंड कर दिया है फॉर एस्टिमेटिंग वैल्यू।
ठीक, पहले इतना इन सारी चीजों को नहीं दी जाती थी, मतलब अहमियत टाइप से एक तरीके से उनको, ठीक है छोटा मोटा करके काउंट कर ले, लेकिन आज इनकी वैल्यू काफी बढ़ गई है, क्योंकि यार ये एक काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है ना। ओके। पहले क्या होता था, सिर्फ कुछ म्यूचुअल फंड और एनबीएफसीज के अकाउंट को ही लिया जाता था। ठीक, एनबीएफसीज मतलब बहुत ही कम लेवल पे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को या एनबीएफसीज को काउंट करा जाता था, यानी कि एक तरीके से एनबीएफसी, ये एनबीएफसी म्यूचुअल फंड क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। म्यूचुअल फंड आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया ही होगा ना, यहाँ पे पैसे वगैरह लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कॉरपोरेशन या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड एंड एनबीसीज की ही चीजों को कैलकुलेट करा जाता था, लेकिन आजकल क्या है, स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं उनको भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। और जो पेंशन वगैरह, पेंशन फंड्स वगैरह को, स्टॉक एक्सचेंज को या एसेट मैनेजमेंट फंड को, एसेट मैनेजमेंट फंड, इन सारी चीजों को भी आज कैलकुलेट कर लिया जाता है। ये सारी चीजें वैसे पढ़ेंगे हम, क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान में दे दूँ। तो ये एक डिफरेंस था प्रीवियस और अभी के एक सिस्टम में। ठीक, बाकी आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत है, इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम 2025 में। ठीक, क्योंकि वो ज्यादा सही रहेगा, अभी पुराना वाला क्या ही पढ़ के करें, अभी तो मेन सोर्स वो भी होगा तो अगले साल वाला ही आपके काम आएगा, अभी का तो काम भी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जीडीपी हम यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, और अब हम आगे कहाँ बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं एनडीपी पे। एनडीपी, एनडीपी का मतलब क्या है, नेट नेशनल, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब होता है। अब ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये कैलकुलेट कैसे करा जाता है सर, हम तो अभी जीडीपी देख रहे थे, तो अब इसमें नेट का क्या मतलब आया, नेट का कैसे मतलब आया। देखो, एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं कि आपको 10,000 रुपये आपके घर से मिल रहे हैं, 10,000 रुपीज। अब आपने जहां तहां इधर उधर खर्चा कर दिया, मान लीजिए कि 5,000 रेंट चला गया आपका, 2,000 आपके मेड को चले गए, 2,000 आपने पार्टी में उड़ा दिए। ठीक, और आपको अभी डेट देना है, आपने किसी से उधारी पे ले रखा है मान लेते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो आपके पास, मान लीजिए कि आपको 1,000 रुपीज देने थे किसी को उधारी पे, तो आपके पास नेट अमाउंट कितना बचा, जीरो बचा, क्योंकि 5 और 5,000 10,000, तो यानी कि आपके पास कुछ ही नहीं बचा। लेकिन आपने घर पे बता दिया कि नहीं मेरे पास 1,000 बच रहे हैं, लेकिन 1,000 भी नहीं बच रहे हैं, क्योंकि आपने वो किसी से उधार लिए थे, आपने उसके दे दिए। ठीक, तो वो वाली चीज है। चलिए, नेट में क्या पता चलता है कि एक मतलब जो सारी चीजें हैं उनको माइनस करके एक एट लास्ट अमाउंट हमारे पास क्या बच रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जीडीपी में हम एक चीज को अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे थे, कि मान लीजिए अगर किसी भी एक इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ जाता है, डेप्रिशिएशन हो जाता है, उसको तो हम काउंट नहीं कर रहे थे ना जीडीपी में। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालते समय सिर्फ क्या करना होता है कि हमें जीडीपी में से डेप्रिशिएशन को माइनस करना है, कि यार ऑब्वियसली बात है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आते हैं, मार्केट कभी डाउन जाती है कभी अप जाती है, तो कितना डेप्रिशिएशन हुआ है उसको जीडीपी में से माइनस कर देंगे। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन को जीडीपी में से माइनस कर दो तो आपको एनडीपी मिल जाता है। ठीक, एनडीपी मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, ये एक तरीके से डेप्रिशिएशन को हम वही इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो वियर एंड टीयर बोलते हैं, वियर एंड टीयर, यानी कि एक तरीके से वही कि आपका कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितना ज्यादा आपका एक तरीके से फायदा हुआ, यानी कि वो मार्केट के सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ठीक,
एग्जाम्पल के लिए कि अ रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया has a rate of 1% per annum depreciation. An electric fan has 10% per annum, etc., which is calculated in terms of assets price. This is one how depreciation is used in economics. चलो ये तो कुछ एक अलग लेवल का दे दिया, लेकिन मैंने जो आपका एग्जांपल दिया ना, वो आप दे सकते, वही आप ध्यान रखो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक। अब इसमें और देखा जाए, और क्या देख सकते हैं इसमें। देखो, जो एनडीपी होता है, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, क्या एनडीपी जीडीपी से बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑब्वियसली बात है, हम जीडीपी, मतलब मान लीजिए कि अगर जीडीपी आ रहा है 10 और डेप्रिसिएशन हुआ ₹2 का, तो ऑब्वियसली बात है 8 आएगा, यानी कि ऑब्वियसली इसमें सीधा सीधा क्लियर हो रहा है एनडीपी तो हमेशा जीडीपी से क्लियर वो छोटा ही होगा ना। एनडीपी स्मॉल होगा किससे? जीडीपी से, क्योंकि हम जीडीपी में से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, तब जाके हमको एनडीपी मिल रहा है। तो अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बन जाता है क्या एनडीपी स्मॉल होता है जीडीपी से, तो एग्जैक्टली एनडीपी स्मॉल होता है जीडीपी में से, जीडीपी से। क्यों? क्योंकि हम एनडीपी जब निकालते हैं, जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं जीडीपी में से, यानी कि जो एक कोई वैल्यू आ रही है जीडीपी की, उसमें से भी हम कुछ और माइनस कर रहे हैं, तब जाके हमको एनडीपी मिल रहा है ना। ठीक। तो ये वाली चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं थे? अच्छा, ओके। कोई कुछ पूछ रहे हैं तो भाई बता दीजिए। और खाने किसी का माइक ऑन है आई थिंक। अच्छा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एनडीपी अपन का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, देखो इसमें इतना कुछ इतना खास नहीं था। देखो जीडीपी में इतना खास था तो मैंने आपको एकदम पूरा वास्ट कल का लेक्चर और आज का लेक्चर भी आधा ही उसी में चला गया। ठीक, बाकी इतना कुछ है नहीं, बट ठीक है, जो जो चीजें होती है वो बताता हूँ। अब आते हैं हम जीएनपी पे। जीएनपी अभी जो हमने देखा था, जब मैं प्रोडक्शन मेथड बता रहा था कि प्रोडक्शन मेथड में हमें जीएनपी से निकालना पड़ेगा। अब जीएनपी को अच्छे से पढ़ेंगे। जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सर एक बात बताओ, कल हम एक चीज में कंफ्यूज थे कि क्या सिर्फ भारत की जो इनकम है वो सिर्फ अपने यहाँ से ही होती है कि डोमेस्टिकली? इनकम तो उसकी एब्रोड से भी होती है ना। एग्जैक्टली, एब्रोड से भी होती है, तो हम उसमें उसको क्यों काउंट नहीं कर रहे? इंटरनेशनली भी तो इनकम होती है ना। हम जो इतना ट्रेड करते हैं, हम जो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, इनकम तो यहाँ से भी हो रही है, तो हमने जीडीपी में काउंट क्यों नहीं करा? जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, वो डोमेस्टिक यानी कि जो आपके इंडियन कंट्री में ही बन रहा है, एक विद इन द बाउंड्री बन रहा है। अब जीएनपी क्या है? ये इंटरनेशनल जो भी आपने कोई भी इनकम जनरेट करी है, तो वो सारी चीजें जब आप निकालेंगे तो वो आपकी जीएनपी से निकलेंगी। ठीक। अब ये जीएनपी से कैसे निकलेगी कैसे नहीं निकलेगी वो मैं आपको बताता हूँ, बट प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जो। ओके, चलिए ठीक है। अब इसमें हम कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालेंगे इस चीज को। देखो इनकम कैसे अब्रोड की, कि आपकी कोई भी एक इंडियन कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाहर अलग अलग कंट्रीज में भी है। अब सर वहां से भी तो इनकम आ रही है। ठीक। लेकिन ये बताओ, क्या सिर्फ इनकम होना, इनकम जो हमें एब्रोड से हो रही है, इनकम फ्रॉम एब्रोड, क्या सिर्फ ये कंपनीज की फॉर्म में ही हो रही है क्या? क्या इसके अलावा हमारे को इनकम नहीं हो रही है क्या? हम तो सिर्फ सर अभी कंपनीज की इनकम को ही लिख देंगे, बट इसके अलावा भी इनकम होती है। इनकम उसके अलावा क्या होती है? अरे सर प्राइवेट रेमिटेंसेस। प्राइवेट रेमिटेंसेस क्या होता है? प्राइवेट रेमिटेंसेस, अगर कोई भी एक पर्सन बाहर जाके इंडिया के वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके भाई, आपकी सिस्टर, आपके फादर, आपकी मदर, कोई कहाँ रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, ठीक, और वो वहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक, वहां पे उनका कुछ एक सैलरी पैकेज होगा, वो आपको पैसे भेजते हैं ना। कहाँ भेजते हैं सर? इंडिया में हम लोगों को भेजते हैं, हमारे लिए। ठीक। तो वो जो पैसे आते हैं वो भी तो एक इंडिया की इनकम ही है ना। एट लास्ट आएंगे तो भारत में ही ना। इसके ऊपर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन चलो वो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। प्राइवेट रेमिटेंसेस जो बाहर से आता है वो किसके अंदर काउंट होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया में? तो ये, चलो ठीक है, वो एक बाद में अभी बताऊंगा। वो पॉलिटी में चले जाएंगे फिर हम, वरना।
तो यानी कि प्राइवेट रेमिटेंसेस यानी कि जो कि बाहर पीपल रह रहे हैं हमारे इंडियन नेशनल्स, जो कि वर्क कर रहे हैं, वो भी तो एक इनकम जनरेट कर रहे हैं ना, उनका जो पैसा है वो भी भारत में आ रहा है। सेकंड, इसके अलावा और कौन सी इनकम होती है सर भारत की? अरे सर, इंटरेस्ट और एक्सटर्नल लोन। ये इंटरेस्ट कैसा है? क्या सर ये वही इंटरेस्ट है जैसे हम लोन लेते हैं, या एक्सटर्नल लोन? कुछ भी नाम दे सकते हो, बट हाँ, राइटिंग को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसको इग्नोर करना, मोबाइल पे लिखना पड़ता है तो इतनी गंदी आती है। इंटरेस्ट यानी कि सर हमने अगर किसी कंट्री को पैसा दिया है, हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं ना। देखो, पैसा भी इंडिया जो है वो अलग अलग फॉर्म में देता है। एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट में ये होता है ना, कई बार आपने सुना होगा कि भारत ने श्रीलंका को दिया लाइन ऑफ क्रेडिट, भारत ने नेपाल को दिया लाइन ऑफ क्रेडिट, भारत ने पाकिस्तान को दिया, या भारत ने बांग्लादेश को दिया। ऐसे लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि ये उनको बोल देते हैं कि आपको अगर डिफेंस का प्रोडक्ट खरीदना है, आप डिफेंस का प्रोडक्ट भारत से लीजिए, जितने रुपए का भी, मतलब हम डिसाइड कर देते हैं लिमिट कि हाँ इतने रुपए तक का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कि आप सीधा सीधा पैसा दे देते हैं। फिर सीधा सीधा पैसा इन द सेंस, मान लीजिए कि कल को जस्ट लाइक जैसे दोस्त को जरूरत हो जाती है। अब आप दोस्त से बोलेंगे कि यार देखो, दोस्ती अपनी जगह और पैसा अपना अपना, है ना, मतलब दोस्ती अपनी जगह, खर्चा अपना अपना। तो वो बोलता है कि भाई यार एक काम करो, मेरे को 10,000 रुपीज उधारी पे दे दो। यार प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अगर जो भी न्यू ज्वाइन होते हैं। चलिए ठीक है। तो इफ अगर आपके फ्रेंड से आपने 10,000 रुपीज लिए, अब आप आपका फ्रेंड बोला यार देखो मैं तुमको 10,000 रुपये दे रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या फायदा है? तो आपके फ्रेंड ने बोला यार एक काम करो, तुम मेरे से 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन फिलहाल में मुझे दे दो। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कल को 1,000 दे देना, मतलब कल को नहीं, जब भी देना हो 1,000 एक्स्ट्रा दे देना, तुम ले जाओ। सेम इंडिया करता है। नेपाल को जरूरत है पैसे की, या किसी को भी जरूरत है, तो वो उस टाइम पे क्या बोलेगा, चलो ठीक है, आपको इतना चाहिए आप ले लीजिए, इतना इंटरेस्ट हमको दे देना। तो ये एक इनकम हो रही है ना, क्योंकि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं एक प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो ये भी एक इंडिया की इनकम है। थर्ड क्या होती है? एक्सटर्नल ग्रांट। एक्सटर्नल ग्रांट, ये व्हाट इज एक्सटर्नल ग्रांट? एक्सटर्नल ग्रांट क्या होता है? व्हाट इज एक्सटर्नल ग्रांट? ये भी एक इनकम का सोर्स है भारत का, यानी कि इंडिया की इनकम का ये भी एक सोर्स है। अब ये क्या होता है, एनीवन अगर कोई बताना चाहे तो? यार देखो, कई बार क्या होती है, जितनी भी ये एक्सटर्नल बॉडीज हैं, जैसे कि एक्सटर्नल बॉडीज जैसे यूएनडीपी हो गया, ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करके होते हैं, ये यूएन की जो बॉडी है। इसके अलावा तमाम अदर बॉडीज होती हैं, जो कि कई बार क्या होती है, आपकी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए पैसा आपको देती हैं, एक्सटर्नल ग्रांट मिलता है आपको, अलग अलग सेक्टर को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए ना। तो इंडिया को वो जो मतलब ये कैसी इनकम है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आपके घर रिलेटिव आए, ठीक, आपके घर रिलेटिव आए, रिलेटिव आए। बचपन में तो ऐसे ही होता था भाई, देखो मैं भी ऐसे ही करता था, सब ऐसे ही करते हैं। रिलेटिव आए तो आपकी एक उम्मीद जाग जाती थी, क्या कि यार ये जाएंगे तो पैसे दे के जाएंगे, इनकम हो गई हमारी। ठीक, आपके पास ऑलरेडी भले से ही, मतलब मान लीजिए ए ये मैं हूँ, रेड पेन से कर लेते हैं, ये ए मैं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी चलो 10 रुपीज थे पहले से ही, 10 रुपए थे। लेकिन अब क्या होता है, मैंने देखा मेरे घर रिलेटिव आ गए, मामा जी आ गए, या कोई भी आ गया, मेरे को पता चल गया ये जब जाएंगे ये मेरे को पैसे दे के जाएंगे, तो वो एक मेरी एक्स्ट्रा इनकम है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही रिलेटिव गए, मतलब आर से रिलेटिव लिख देता हूँ, वो मेरे को 50 रुपीज दे गए मान लीजिए। अब मेरे पास टोटल कितना हो गया, 60। ये जो 50 था ये मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया ना, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया। भले सी इसकी मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन रिलेटिव आ गया, ठीक ठाक हुआ, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, लो बेटा टॉफी खा लेना। तो अब मेरे पास 60 हो गए। ठीक, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट था। तो सेम विद इंडिया, कि जिस टाइम पे उसको जो इस तरीके की बॉडीज होती हैं वो क्या देती हैं, डेवलपमेंट के लिए पैसा देती हैं। अब हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हम अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये सामने वाले ने हमको एज अ ग्रांट दिया है पैसा, हमको वो रिटर्न भी नहीं करना है, ध्यान रखना है, ये पैसा हमको रिटर्न भी नहीं करना है, ये सिर्फ एक ग्रांट दिया है उन्होंने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। ठीक, तो यानी कि ये जो पैसा है ये भी फिर किस में कैलकुलेट होगा, एज अ इनकम हमारी जीएनपी में काउंट होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब हम जीएनपी को निकालेंगे कैसे। अब हमने आपको तीनों चीजें बता दी हैं, क्या क्या उसमें काउंट होगा क्या क्या नहीं होगा। अब देखते हैं कि अब हम निकालेंगे कैसे।
तो जीएनपी इक्वल टू जीएनपी इक्वल टू जीडीपी, यानी कि ये एक टोटल इनकम बताता है। जीडीपी यानी कि जो एक आपकी इनकम पूरे भारत में हो रही है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, वो हम कल से सीख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज एक्स्ट्रा एडिशन होती है, डेट इज इनकम फ्रॉम एब्रोड। जीएनपी में इनकम फ्रॉम एब्रोड, इनकम फ्रॉम एब्रोड, इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक। जीडीपी जीएनपी यानी कि जो एक टोटल भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि एक जीडीपी प्लस इनकम जो हो रही है हमको अब्रॉड से, अगर हम दोनों को एडिशन कर देते हैं तो तब जाके हमको मिलता है जीएनपी। ओके। अब आगे देखते हैं। अब जीएनपी क्या होता है, मतलब जीएनपी में अगर देखा जाए, इंडिया के केसेस में अगर देखा जाए, इंडिया के केसेस में अगर देखा जाए, तो हमारी जो है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेना, यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है, बनना चाहे तो। भारत के केस की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल एक इंडिया का केस की बात कर रहा हूँ यार। इंडिया के ऊपर डेट काफी सारा है। ठीक, अगर आपको पता होता है तो, बजट अगर कभी भी आता है तो हमारा मैक्सिमम अमाउंट हमारा इंटरेस्ट पे करने में निकल जाता है। तो हमें इनकम होने से ज्यादा हमारी इनकम बाहर चली जाती है। ठीक। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, इस चीज को समझो। बजट अगर आप कभी भी देखेंगे तो हमारा जो पैसा है, वो जो हम खर्चते हैं, वो काफी सारा पैसा हम इंटरेस्ट देते हैं बाहर की अदर कंट्रीज को जिनसे हमने पैसा ले रखा है। ठीक। तो यानी कि हमारी जितनी इनकम हो रही है, मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे एग्जांपल देते हैं यार इसके लिए भी, कोई एक ए पर्सन है, उस बेचारे को इनकम हो रही है सिर्फ 1000 रुपीज, लेकिन उसने उधारी पे जो पैसा ले रखा है वो उसका है कितना, 5000 रुपीज। तो उसको हर महीने कहीं ना कहीं से पैसे इसको देने हैं, यानी कि इसके पास इनकम इतनी हो नहीं रही है। अब ये पूरे 1000 के 1000 दे देगा इसको तो इसके ये सारे खत्म हो जाएंगे, तो वो क्या करता है, हर महीने 500 रुपये दे देता है। यानी कि एक अपना 50% अमाउंट वो इस बी पर्सन को दे देता है जिससे उसने उधारी पे लिए हैं। ठीक। अब उसके पास, बेचारे के पास 500 रुपये बच जाते हैं, है कि नहीं, हर महीने। तो सेम इंडिया के साथ होता है। इंडिया के साथ क्या होता है कि इनकम तो हो रही है, लेकिन इनकम उस पैसे की कमाई से, मतलब वो नहीं है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपने मूवी देखी होगी, बॉलीवुड मूवी है। ठीक। तो सेम यहाँ पे है। तो अब हमारे इंडिया के सिनेरियो में क्या होता है कि हम प्लस की जगह हमारा जो इनकम है वो माइनस में चली जाती है। ठीक। जीडीपी, ये सिर्फ इंडिया के केस की बात कर रहा हूं मैं, देखो फॉर्मूला यही रहेगा ऊपर वाला, लेकिन अगर सिर्फ खासकर इंडिया के केस की बात करी जाए, हमें प्लस करनी चाहिए, लेकिन हमारी जो इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो माइनस हो जाती है। मैं इसको इनका IFA लिख देता हूँ, इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक। तो कुल मिला के जीडीपी प्लस माइनस माइनस IFFA। प्लीज यार आप लोग माइक ऑफ कर लिया करिए जब भी आप ज्वाइन करते हैं। ठीक। तो जीडीपी, सिर्फ इंडिया के केस की बात करिए ये जीएनपी में, कि हमारी जो इनकम है फ्रॉम अब्रॉड है वो माइनस रहती है, क्योंकि हम बहुत सारा अमाउंट बाहर पे करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्टेटमेंट बहुत प्यारा सा मैं बताऊंगा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर बनना चाहे बहुत इजीली बन सकता है, और आई थिंक ये बना भी है। इंडिया की जो जीएनपी है वो हमेशा कम रहती है जीडीपी से, ध्यान रखना, ये हम इंडिया के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, इंडियाज जीडीपी, वो सॉरी इंडियाज जीएनपी। जबकि ये ज्यादा रहनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम एडिशन करते हैं ना, जीडीपी में एडिशन करते हैं। तो ये जीडीपी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इंडिया के केस में वो माइनस में रहती है। क्यों, क्योंकि हम काफी सारा अमाउंट पे कर देते हैं। इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी। ठीक। इफ अगर इंडिया केस में पूछ रहा है तो, लेकिन इफ अगर वैसे सिनेरियो में पूछे तो जीएनपी बड़ी ही रहेगी, क्यों, क्योंकि हम जीडीपी में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करके ही तो जीएनपी निकाल रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है जीडीपी और हम इसमें 5 इनकम ऐड कर दे तो 15 हो गया। तो यानी कि जीएनपी बड़ा रहेगा, लेकिन सिर्फ इंडिया के केस में माइनस रहेगा। ठीक। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ओवरऑल बात कर दे तो जीएनपी बड़ा रहेगा, लेकिन इंडिया के केस की बात करें तो जीएनपी छोटा रहेगा जीडीपी से। ये ध्यान रखने की बात है आपको। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। इफ अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज इस बार मेरे को कुछ बता दीजिए। एनीवन कुछ पूछना है तो।
वॉइस वो उस टाइम पे थोड़ा सा इशू हो गया था माइक का, मैंने वो बाद में देखा था, उसके लिए हम अभी देखा हमने। अच्छा बताइए बताइए, किसी को कुछ ऐसा डाउट है या कुछ भी है, क्योंकि फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। एनीवन? ओके चलिए ठीक है, अगर नहीं डाउट है तो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। देखो, जीएनपी का डिफरेंट क्वालिटी क्लास। डिफरेंट कंसेप्ट में यूज क्या होता है, मतलब एक तरीके से हम इसका किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर देखो, जीएनपी से हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों चीजें काउंट करके बताता है, चाहे वो क्वांटिटेटिव है चाहे वो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव अरे क्यों बार क्वांटिटेटिव बार परेशान करता है भाई, थोड़ा प्लस क्वालिटेटिव दोनों बताता है। क्वांटिटेटिव बैठ प्लस जाना वहां पे। क्वालिटेटिव दोनों क्लास ही। कर लेते। क्वांटिटेटिव और प्लीज माइक एक बार ऑफ कर लीजिए। ठीक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसमें आपको दोनों चीजें पता चलती हैं जीएनपी के अंदर में। ओके, चाहे वो तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है इकोनॉमी की, चाहे वो इंटरनल स्ट्रेंथ है चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ है। ठीक, और ये एक एग्जॉस्टिव कंसेप्ट है नेशनल इनकम का। ठीक, जीडीपी से एक बेहतर अच्छे तरीके से हम इसमें चीजों को बता देते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आपको इंटरनेशनल इनकम भी देखने को मिलती है। इंटरनेशनल इनकम, इससे क्या पता चलता है आपको कि आपका एक तरीके से आप भारत के बाहर किन कंट्रीज पे कितना डिपेंडेंट है, या भारत के बाहर की कंट्रीज कितनी आप पर डिपेंडेंट है। यानी कि एक तरीके से तो ये है कि आप बाहर की अदर कंट्रीज पे आप कितने डिपेंडेंट है। और दूसरा ये पता चल जाता है कि बाहर की कंट्रीज आप पर कितने डिपेंडेंट है। वो कैसे पता चलता है कि जस्ट लाइक जैसे प्राइवेट रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तो आपको पता चलता है ना कि आपकी इनकम कहाँ से हो रही है, किस कंट्री में आप सबसे ज्यादा आपके एम्प्लॉइज हैं। एक्सटर्नल ग्रांट से आपको पता चलता है ना कौन सी एजेंसी आपको सपोर्ट करी है डेवलपमेंटल में। इंटरेस्ट जिससे आप कमाते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ ये कंट्री थोड़ी सी कमजोर है, इसको आगे बढ़ाना है। तो आपको एक होलिस्टिकली चीजों का अंदाजा लग जाता है, किससे? जीएनपी से। नाउ वी आर मूविंग टू दी एनएनपी। नाउ व्हाट इज एनएनपी? नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे हमने जीडीपी पढ़ा उसमें एनडीपी था, अब हम जीएनपी पढ़ रहे हैं तो इसका एनएनपी भी पढ़ेंगे, यानी कि नेट अमाउंट। यानी कि इसके अंदर भी कुछ चीज ऐसी छूट रही होगी जो हमको एनएनपी में पढ़नी पड़ी। एनएनपी, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इस नेट जहां कहीं भी नेट आ जाए ना, ये ध्यान रख लेना कि जो इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी होती है तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। मतलब जस्ट लाइक जैसे हमने जीडीपी था, जीडीपी से हम कहाँ पहुंचे? एनडीपी पे। एनडीपी पे पहुंचने के लिए हमने क्या करा? जैसे ही एन आया डेप्रिसिएशन को माइनस। अभी हमने जीएनपी पढ़ा, जीएनपी से हम एनएनपी पे पहुंचे। एनएनपी में हम क्या करेंगे? जैसे ही एन आया तो सीधा जो जीएनपी है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक, वो वाली चीज रहती है। क्योंकि इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन भी तो होता है, उतार चढ़ाव, बियर एंड टियर लॉसेस वगैरह ये सब। तो उसको हम कैसे बताएंगे कि हाँ किस तरीके से चीजें हुई हैं? तो उसके लिए हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में से जो भी कोई भी लॉस हुआ है, ठीक, तो यानी कि एन एन पी इक्वल टू जी एन पी माइनस जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। ओके, अब देखो जीएनपी के, अब इस फॉर्मूले की जगह कई बार आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिख जाए तो ये मत बोलना कि गलत है। जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, आई एफ ए लिख देता हूँ, और माइनस डेप्रिसिएशन के लिए डी। क्योंकि यार जीएनपी है ना, जीएनपी निकालते कैसे हैं? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, चाहे आप जीएनपी लिखो या जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड लिखो, और माइनस डेप्रिसिएशन करना है, बात तो वही है। ठीक, बात तो वही है ना। कान आप इधर से पकड़ लीजिए, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ लीजिए, पकड़ा आपका खान ही जाएगा। ठीक, वो वाली चीज है। अब चलिए आगे देखते हैं इस कंसेप्ट का यूज कहाँ कहाँ हो जाता है। इस कंसेप्ट का यूज कहाँ हो जाता है? ये आपको नेशनल इनकम बताता है ओवरऑल। अब आप बोलेंगे कि सर ये नेशनल इनकम कैसे बता रहा है एनएनपी? यार ये नेशनल इनकम ऐसे बता रहा है क्योंकि इसके अंदर में दो दो तीन तीन चीजें एक साथ आपको पता चल रही हैं। कैसे?
कि सर एक तो जीडीपी हमको पता चल रही है, प्लस हमको भारत के बाहर से इनकम कितनी हो रही है वो पता चल रही है, और प्लस हम माइनस भी कर दे रहे हैं डेप्रिसिएशन को। तो इस वजह से आपको पूरी एक ओवरऑल नेशनल इनकम पता चल रही है कि नहीं? तो ये एक आपका नेशनल इनकम को बताता है कि किस तरीके से आपकी नेशनल इनकम चल रही है। जीडीपी भले से ही ये सारी जितनी भी हैं वो आपको नेशनल इनकम ही बता रही हैं, ठीक, लेकिन नेशनल इनकम ये भी आपको एक अच्छी तरीके से बताता है एनएनपी। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब जीडीपी ये सारी चीजें हैं, एनडीपी है चाहे जीएनपी है, वो आपको नेशनल इनकम ही बता रही हैं, लेकिन आपको जो एक प्योरेस्ट फॉर्म में नेशनल इनकम बता रहा है वो एनएनपी बता रहा है, क्योंकि उसमें हर एक चीज को आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ये प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक। तो वो एक आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम पता चल रही है, क्योंकि इसके अंदर भारत की इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन सारी चीजें एकदम अच्छे से, ठीक, तो इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। अब जिस टाइम पे आप नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी को आप क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन यानी कि एक टोटल पॉपुलेशन से जब आप डिवाइड कर देंगे, ठीक, टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाता है कि पर कैपिटा भारत की इनकम कितनी है। क्यों? सॉरी। अब आप बोलेंगे कि इससे कैसे पता चलेगा? अरे मान लीजिए कि एनएनपी हमारा कितना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं, 10,000। भारत के अंदर लोग कितने रह रहे हैं, मान लेते हैं 100 लोग रह रहे हैं, तो पर पर्सन कितने रुपीस पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपीज, यानी कि पर पर्सन जो इनकम है वो 100 रुपीज है। क्योंकि नेशनल इनकम ने नेट नेशनल प्रोडक्ट ने आपको हर एक चीज बता दिया कि भारत की एक ओवरऑल इनकम कितनी है। जब हमारे पास ओवरऑल इनकम आ गई तो पर पर्सन इनकम कितनी है वो हम कैसे निकाल लेंगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो आपको इनकम पर हेड पर ईयर आपका निकल के आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिस टाइम पे हम ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से कैसे हम निकाल पाते हैं इन सारी चीजों को। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे ही स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को, और कल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ये सारी चीजें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं, ठीक। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अ, उसके बाद हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 पे, चलो ग्रोथ हैप्पीनेस वगैरह ये हम बाद में करेंगे सोच रहा हूँ मैं। बाकी इन्फ्लेशन चालू करेंगे कल इफ पॉसिबल। वैसे चैप्टर सीरीज में ही चलेंगे, बट हाँ देखते हैं, अगर चैप्टर 2 भी, वो थ्योरेटिकल है चैप्टर 2 भी, और तो कुछ है नहीं, वैसे खत्म तो कर ही देंगे, कोई नहीं। चलिए आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और इफ आप लोगों को इफ आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, ताकि उसको हम सॉल्व कर पाए। और जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं अगर उनको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका ये डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। ओके। रमेश सिंह बुक को हम कवरेज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं, बट इफ अगर हम देखें तो कई बार मैं देखो इकोनॉमिक्स का एक कनेक्शन बैठाना है। अगर आपका कनेक्शन चलता रहेगा दिमाग में तो तब आपको इकोनॉमिक्स अच्छी लगेगी, लेकिन अगर जैसे ही बीच में कनेक्शन डिसरप्ट हुआ तो वो मजा नहीं आता है। रमेश सिंह ही कवर करेंगे, लेकिन आगे पीछे अगर मैं चैप्टर करना चाहूँ तो वो थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने के लिए करूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ अगर आप बैंकिंग पढ़ लेंगे तो आपका एक कनेक्शन सीधा चलता रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आगे पीछे चैप्टर को जरूर कर लेंगे सिर्फ कनेक्शन बैठाने के लिए, लेकिन चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। ओके। तो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आया हो, और बाकी जो आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट।